बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हमेशा की तरह विचार विमर्श कार्यक्रम एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें और उपलब्ध कराई गई जानकारियों का सही तरीके से अगर किसान भाई इस्तेमाल करेंगे तो अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि किसानों के कृषि क्षेत्र में बदलाव ला जा सके, उनकी लागत को कम करके उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके, जिससे हमारे किसान भाई प्रगतिशील हो सकें, आगे बढ़ सकें, जिससे हमारा देश भी विकसित होता है। हमेशा की तरह आज हम ऐसे कौन से विषय पर चर्चा करेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खरीफ सीजन का मानसून सीजन लग चुका है, खरीफ सीजन की बुआई चल रही है और इस सीजन में खासकर अगर हम बात करें फल बागान की, यानी जो किसान फल बागान की खेती से जुड़े हुए हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं और नए फल बागान स्थापना, प्रबंधन, कीटों से बचाना, तमाम तरह की बातों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो किसान भाई इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यावसायिक रूप से फल बागान लगाते हो या फिर अपने लाभ के लिए लगाते हो, इन तमाम चीज़ों में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। फल बाग लगाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होना चाहिए, सिंचाई कैसी होनी चाहिए, मार्केट तक आप पहुंचाने के लिए अपने फलों को क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं और कैसे अच्छा मूल्य आप मार्केट से ले सकते हैं, इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुछ खास मेहमान जो इस विषय से जुड़े हुए हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं फ्रूट साइंस से, IRI पूसा से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर इंदु चोपड़ा जी हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं डिवीजन ऑफ सॉइल से, साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, IRI पूसा से। इसके साथ ही हमारे तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर श्रवण हलदार जी। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्री टेक्नोलॉजी, ICR एंड CIPM से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें और इस विषय से जुड़ी हुई कुछ खास पहलुओं पर बात करें, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। मॉनसून का ये समय कई तरह के फल बागों को लगाने के लिए एकदम सही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मॉनसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है, जो पौधों की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। किसान इस समय नींबू, बेर, केला, जामुन, पपीता, आम, अमरूद, कटहल, लीची और आंवला के बाग लगा सकते हैं। किसान इन फलों के बाग लगाने का काम इस महीने में पूरा कर लें, लेकिन बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। पौधों की रोपाई से पहले मिट्टी का pH मान सही होना भी जरूरी है। इसके साथ ही बाग में जल निकासी की भी उचित व्यवस्था रखें। अच्छा बाग लगाने के लिए फलों की उत्तम, स्वस्थ और बेहतर किस्मों का ही चयन करें। फलों के छोटे पौधों को विश्वसनीय नर्सरी से ही खरीदें। वहीं जिन किसानों ने पहले से फल बाग लगा रखे हैं, वे फल बागों में प्रबंधन का काम कर लें। आम के बागों से फलों की तुड़ाई के बाद पेड़ों की रोग वाली और फालतू शाखाओं की कटाई छटाई करें। रोगी और सूखी टहनियों को काटकर अलग कर दें। आंवला के पौधों में नीले फफूंद रोग पर नियंत्रण के लिए फलों को बोरेक्स या नमक से उपचारित करें। बेर में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। केले में प्रति पौधा 100 ग्राम पोटाश और 55 ग्राम यूरिया पौधे से 50 सेंटीमीटर दूरी गोलाई में इस्तेमाल करके हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। पपीते के पौधे पर फूल आने के समय 2 मिलीलीटर सूक्ष्म तत्वों को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। वहीं लीची को छिलका खाने वाले पिल्लू यानी बार्क ईटिंग कैटरपिलर से बचाने के उपाय करें। इसके लिए छेदों में पेट्रोल या नोवान या फार्मलिन से भीगी रुई ठूसकर चिकनी मिट्टी से बंद कर दें।
इन कीटों से बचाव के लिए बगीचे को साफ रखना अच्छा माना जाता है। इस महीने में नींबू और लीची में घूंटी बांधने का काम करना चाहिए। इसके अलावा मानसून के समय बागानों में जल निकास का उचित प्रबंध करके रखें। साथ ही बागों में लगातार निगरानी रखें और रोग आदि के लक्षण दिखने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर जल्द से जल्द उपचार करें। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट में कुछ बारीकियों को हमने समझा, इसको और विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, इस विषय के कुछ और पहलुओं पर मैं आपसे बात करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मौजूदा समय की बात की जाए और भारतीय कृषि क्षेत्र की बात की जाए, फल बागानों की क्या स्थिति है, इससे जुड़े हुए किसानों की क्या स्थिति है, कितना उत्पादन हम हर साल ले पाते हैं और कितना निर्यात कर पाते हैं, और क्या संभावनाएँ हैं जो किसान भाई इससे जुड़ना चाहते हों? देखिए, आप जानते हैं कि ज़्यादातर जगह पे जो धान और गेहूं, इन्हीं फसलों को ज़्यादातर उगाया जा रहा है। कहीं कहीं गन्ना भी लोग उगाते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे किसान भाई ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी खेती में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, विविधीकरण करना चाहते हैं। कि जैसा कि भारत सरकार की स्कीम भी है कि किसान की आय अगर दोगुनी करनी है तो विविधीकरण उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है उसका, कि हम अलग अलग तरह की फसलें जब लगाएंगे तभी जो है विविधीकरण हो पाएगा, तभी किसानों की आय बढ़ेगी। तो विविधीकरण के लिहाज से जो बागवानी फसलें हैं, खास करके फल, उनका बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो फूड सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से हो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, या हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक अच्छा खासा पैसा जो है भारत सरकार को आय होती है इसके एक्सपोर्ट से भी। इसमें बहुत सारे फल हैं मुख्य तौर पर जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उनमें अखरोट है, आम है, अंगूर है, लीची है। इन फलों का एक अच्छी खासी तादाद में ये फल जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो हर दृष्टिकोण से, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से आप बात करें, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, या रोजगार के अवसर पैदा करने की आप बात करें, तो जो है फल विज्ञान जो है, या फल जो हमारे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो विविधीकरण की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि फलों में बहुत सारे फल अलग अलग तरह के हैं। जैसे कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मेरे पास जोत का साइज़ कम है, तो अगर मैं आम लगा दूँ तो फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ऐसे किसान भाई हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं पूसा संस्थान में कंसल्टेशन के लिए, कि जिनको हम बताते हैं कि अगर आपने कोई बाग लगा दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसमें बहुत सारी फसलें हैं, सब्जियां हैं, दाल वाली फसलें हैं। इन फसलों को उगा के हमारा किसान तब तक आय कमा सकता है जब तक उसको फलों से आय नहीं मिल रही। तो बहुत अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो दो तरह के फल होते हैं। एक तो पर्णपाती फल होते हैं जो पहाड़ों पर उगाए जाते हैं, जिसमें सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, बादाम, चेरी, ये फल हैं। इनके जो लगाने का समय होता है, इनके लगाने का समय जो बसंत ऋतु होती है उसमें लगते हैं। बाकी के जो एवरग्रीन प्लांट हैं, सदाबहार फल पौधे हैं, उनके लिए ये जो समय चल रहा है, जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, ये लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और इसको लगा के हमारे किसान भाई अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं लगाना चाहते हैं, अगर उनके पास छोटी जोत है, अगर वो अपने किचन गार्डन में ही अगर एक अमरूद का पौधा या एक आम का पौधा या एक नींबू का पौधा लगा देते हैं, तो कम से कम अपने परिवार के लिए वो एक स्वस्थ रहने के लिए एक जरिया निकाल सकते हैं। कम से कम एक एक फल का पौधा अगर वो लगा लेते हैं तो परिवार उनका जो है एक स्वस्थ फल खा सकता है। क्योंकि बाज़ारों में जो फल आते हैं उनमें हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के छिड़काव होते हैं, या हमारे किसानों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं कि कब छिड़काव करना है, कब तुड़ाई करनी है। तो इस सामूहिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फल जो है आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय था जब कहा जाता था कि आदमी बीमार होता था तो कहते हैं कि आप मौसमी खा लो या आप सेब खा लो। अब समय वो है कि आपको अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए भी फलों का सेवन डेली आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर साहब। और जिस तरीके से आपने बताया कि फसल विविधीकरण, जो आपने ये शब्द का आयात यहाँ पर किया है, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि जो किसान भाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फसल के पीछे पड़े रहते हैं और लगातार उसी फसल को, चाहे फसल चक्र हो चाहे फसल विविधीकरण हो, इन दोनों को बहुत इस्तेमाल करने की आवश्यकता है आज की खेती के क्षेत्र में। डॉक्टर इंदु चोपड़ा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर इंदु चोपड़ा जी, आप क्योंकि डिवीज़न ऑफ सॉइल साइंस से हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो सेब है, आड़ू है, जैसे पहाड़ों के क्षेत्र पर उगने वाली जो फल है हमारे,
अगर उन फलों की बात की जाए या फिर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो फल उगाते हैं, जब बात बाग लगाने की आ रही तो सबसे पहले बात हम करेंगे मिट्टी को तैयार करने के लिए। पहाड़ों क्षेत्र में जो किसान भाई हैं जो फल बागान से जुड़े हुए हैं वो मिट्टी की तैयारी कैसे करें, और साथ ही जो मैदानी इलाके के किसान भाई हैं वो मिट्टी की तैयारी कैसे करें? क्या इन दोनों की मिट्टी की तैयारी करने में कोई डिफरेंस होता है, या सब जगह कोई भी फल लगाना चाहते हैं तो मिट्टी एक जैसी तैयार होती है? देखिए, इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि यदि मिट्टी हमारी बलुई दोमट है, कहीं पर भी हम कहें, तो वो उस मिट्टी में खासकर हम हर तरह के फलों को लगा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए जो किसान भाई को ध्यान रखने वाली बात है वो है कि मिट्टी समतल होनी चाहिए, साथ ही वहां पर जल निकासी की सुविधा बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि और साथ ही आपका जो सिंचाई के लिए पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो भी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता जिसे हम कहते हैं, वो मध्यम रेटिंग होनी चाहिए। अब मध्यम रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.75% होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हमारी 280 से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटैश की हम अगर बात करें तो 120 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और हम यदि फास्फोरस की बात करें तो वो 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा होनी चाहिए। यदि आपकी मिट्टी में इस तरह से आपकी मिट्टी की गुणवत्ता है तो आप किसी भी प्रकार के पौधे उसमें फल के पौधे लगा सकते हैं। जी, तो कुछ एक खास बातें, अगर मिट्टी की तैयारी आप कर रहे हैं या फल बागान लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर श्रवण जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्रवण जी, अब मिट्टी की तैयारी भी हो चुकी है, आगे की बात करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन जी ने हमको बताया शुरुआत में ही कि और अगर आमतौर पर भी देखा जाए तो किसान भाई न केवल फल बागान की अगर हम बात करें, किसी भी कृषि में कोई भी फल या कोई भी खेती करने की बात करें, चाहे वो गेहूं की खेती करें या धान की फसल की अगर बात करें, तो किसान भाई ज़्यादा उपज के चक्कर में हम देखते हैं कि अंधाधुंध जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फसल हो, चाहे वो फल हो या सब्जी हो या कोई भी खेती हो। ये कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वायुमंडल भी परिवर्तन हो रहा है और ये चुनौती के रूप में निकल कर आ रहा है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से जो रसायनों का प्रबंधन करना चाहिए, किस तरीके के रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये कैसे किसान भाई समझें? हाँ, किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक इम्पोर्टेंट, इसका सभी फलों में जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपन ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर देते हैं, उससे अपना एक्सपोर्ट जो भेजते हैं वो भी कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अपने को समेकित कीट प्रबंधन, जो कि भारत और विश्व के अंदर 1950 के आसपास स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी 5 से 10 या 15%, 20% तक मैक्सिमम अपना समेकित कीट प्रबंधन है जो काम में लिया जा रहा है भारत के अंदर। तो इसको अपने को बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ाना है और क्या है समेकित कीट प्रबंधन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन जब पौधा लगाते हैं उसी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, बेर और आपका सिट्रस, नींबू वर्गीय ये फल लगाने हैं, तो आपका जो गड्ढा तैयार करते हो उसके अंदर नीम की खली एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका मिलती है, जो ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। अगर उसका आधा केजी नीम की खली आपने ले ली तो आपका 2 से 3 साल तक आपके दिमाग का अटैक ही कम होगा। तो इस टाइप की अपने को लेना है। और उसके अलावा हम जो समेकित कीट प्रबंधन में बताते हैं कि आपका ऐसे पौधे तैयार या वैरायटी लेनी है जिसमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। सबसे पहला हम जो समेकित कीट प्रबंधन का नियंत्रण बताते हैं उसके अंदर की रेजिस्टेंस और प्रतिरोधक क्षमता वाली आपको किस्म लेनी है। वो आपने ले ली तो उससे आपका 10 से 20 और 30% तक आपका कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। वो डिफरेंट क्रॉप्स में, डिफरेंट फलों के अंदर डिफरेंट टाइप पे करनी पड़ती है। जैसे हम बेर के अंदर बताते हैं कि आपको फल मक्खी का कंट्रोल करना है तो आपको मई जून के अंदर खेत की गहरी जुताई करनी है गर्मियों के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो फल मक्खी होती है उसके जो कीड़े होते हैं वो आराम से उसको किल कर सकते हैं, उसका जो प्यूपा होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारे मेथड है। इसके बाद में आता है फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल। जैसे अपन आपके आम के जो मिलीबग होती है उसकी बात करते हैं, उसके अंदर आगे सबसे बेस्ट उसका मैकेनिकल कंट्रोल है कि अगर आपने पेड़ के चारों तरफ एक पॉलीथीन बांध दी
तो आपका जो मिलीबग है वो मिट्टी से ऊपर की तरफ जाता है पौधे के ऊपर, तो उसको इजीली आप उससे कंट्रोल, ट्री बेंडिंग करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस टाइप से आपके समेकित कीट प्रबंधन अपनाने चाहिए। इसके बाद में आता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, वो भी एक इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है IPM का और समेकित कीट प्रबंधन का, जिससे कि आप कीड़ों को और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के प्रीडेटर एंड पैरासिटोइड जो होते हैं, और आप साउदर्न इंडिया में जाओगे तो बहुत सारे किसान और कंपनियां हैं जो आपको बायो कंट्रोल देती है, बायो पेस्टिसाइड देती है, और उससे इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप फिर बोटनिकल पेस्टिसाइड होते हैं जो आपका लोकल है, आपका नीम है, धतूरा है, इनसे भी निकाल करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर एंड नहीं हुआ आपका इन सभी से कंट्रोल, तो आपको पेस्टिसाइड पे जाना है। हम नहीं कहते कि आपको पेस्टिसाइड को पूरा कंट्रोल करना, बट उसको सिस्टमिक और टाइमली कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं। जी, तो समेकित कीट प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अच्छा उत्पादन लेना होगा तो शुरुआती तौर पर भी आपको इन सब बारीकियों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, हम जैसे शुरुआत में बात करें कि मानसून लग चुका है और कहीं ना कहीं अब मानसून समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है, क्या मानसून सबसे उचित समय है फल बाग लगाने के लिए, या किसी भी मौसम में इस बागों को लगाया जा सकता है? हाँ, देखिए, मैंने अभी कहा कि फल दो प्रकार के हैं। एक तो पहाड़ी फल होते हैं जिनके पत्ते सर्दियों में झड़ते हैं, उनको पर्णपाती फल कहते हैं, और एक सदाबहार फल वृक्ष होते हैं। तो पर्णपाती फलों को जो लगाने का समय है वो आपका स्प्रिंग सीजन का है, कि जैसे ही बसंत ऋतु आएगी उसी वक्त उनमें बड बस्टिंग होने से पहले हम उनका रोपण करते हैं। निर्भर करता है कि किस ऊंचाई पे आप बैठे हैं, कि जैसे हिमाचल की नीची पहाड़ियों पे तो वहाँ पर आप जनवरी के अंत में भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर को बढ़ेंगे तो आप थोड़ा लेट कर सकते हैं। लद्दाख में आप जाएंगे तो फरवरी मार्च तक प्लांटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सदाबहार फल वृक्ष हैं उनके लगाने के दो समय हैं। एक तो जुलाई अगस्त का महीना है, या आप लेट प्लांटिंग में जाना चाहते हो तो 15 सितंबर तक भी आप जा सकते हैं। और एक समय होता है बसंत ऋतु का, फरवरी मार्च में, जब अपने यहाँ तापमान थोड़ा सा बढ़ रहा होता है धीमे धीमे। लेकिन फरवरी मार्च में वही सदाबहार फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं जहाँ सिंचाई का उचित प्रबंध हो, क्योंकि मार्च के बाद दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता है। अगर आप ठीक तरह से उनमें पानी नहीं दे पाए तो उनकी जो मृत्यु दर है पौधों की वो बढ़ जाती है। जुलाई अगस्त में अच्छा ये रहता है कि वातावरण में नमी पर्याप्त रहती है, मिट्टी में भी नमी पर्याप्त रहती है। तो अगर थोड़ा बहुत आप चूक जाते हैं पानी देने से तो उसमें पौधे की मृत्यु दर कम होती है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको मई या जून से आरंभ करनी होती है। जी, डॉक्टर शर्मा जी, मैं आपसे फिर से एक सवाल जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें इस समय कौन से फल उचित हैं लगाने के लिए, तो जैसे आपने वैरायटीज़ बताई, तो कौन से फल इस समय किसान भाई लगा सकते हैं, और क्षेत्र के अनुसार कैसे किसान भाई समझें कि हमारे क्षेत्र में ये फल ज़्यादा उत्पादन दे सकता है? देखिए, सदाबहार फल वृक्षों के समूचे भारत में अगर आप तमिलनाडु को छोड़ दें, क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा थोड़ी लेट आती है, तो वहाँ पर हम अक्टूबर में प्लांटिंग करते हैं। अन्यथा पूरे भारत में जो भी जहाँ सदाबहार फल वृक्ष लगाए जाते हैं, जुलाई और अगस्त का महीना उत्तम माना जाता है। अब जहाँ तक आपने फसल का चुनाव की बात की, तो ये हमेशा हमारे किसान भाई याद रखें कि जिस फल और उस फल की जिस प्रजाति की संस्कृति आपके क्षेत्र के लिए होती है, आप वही फल लगाएं। क्योंकि आजकल भारत सरकार ने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बना रखे हैं। तो आप जो लोकल हमारे एक्सपर्ट होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जो उद्यान विशेषज्ञ होंगे, आप उनसे संपर्क करें कि कौन सी प्रजाति हमें यहाँ लगानी है। जो लगाने का समय है, चाहे आप जितने भी सदाबहार फल बच्चे, चाहे वो आम है, नींबू वर्गीय फल हैं, लीची है, अमरूद है, कटहल है, जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं, उनको ये लगाने का सबसे सर्वोत्तम समय है कि वो चुनाव करें। जहाँ तक प्रजाति की बात कही आपने, तो प्रजाति अगर आप फल का चुनाव करते हैं तो फल के चुनाव के साथ साथ प्रजाति का भी चुनाव बहुत आवश्यक है। तो जैसे हमारा संस्थान जो है वो 4-5 फलों पर काम करता है, और हमने पूरे उत्तर और मध्य भारत के लिए बहुत सारी प्रजातियां विकसित की हैं। जैसे अगर हम आम की बात करेंगे तो हमारे संस्थान ने बहुत सारी ऐसी प्रजातियां विकसित कर रखी हैं जो हर साल फल देती हैं। अगर आप पुरानी प्रजातियों की बात करेंगे, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, जो कि एक साल फल देते हैं, एक साल नहीं देते, तो उसकी जगह हमारे संस्थान ने 8 से 10 प्रजातियां विकसित की हुई हैं, जिनमें सबने सुना होगा कि मल्लिका है, आम्रपाली है, पूषा श्रेष्ठा, पूषा लालिमा, पूषा अरुणिमा, पूषा दीपशिखा। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लाल रंग की भी हैं। तो हमारे किसान भाई ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर लाल रंग का आम आप बाजार में ले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। इसी तरह से नींबू वर्गीय फलों में हमारी लेमन की 2 प्रजातियां हैं, पूषा लेमन 1 है और कागजी कला है। अगर कागजी नींबू की बात करेंगे तो पूषा उदित है, पूषा अभिनव, इनको लगा सकते हैं।
तो इसी तरह मौसमी की बात करेंगे, मीठी नारंगी की, तो शरद पूषा राउंड है। एक हमारे संस्थान ने ही एक सीडलेस पोमेलो विकसित किया चकोतरा, जिसमें बहुत जूस होता है, पूषा अरुण के नाम से है। तो इन बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर मध्य क्षेत्र या उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें, हरियाणा और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ये प्रजातियाँ हमारी बहुत अच्छी सक्सेस के साथ उगाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्रजाति लगाएं वो अच्छी प्रजाति लगाएं और विश्वसनीय जगह से आप अपना पौधा खरीदें, ताकि आप लंबे समय तक उसका वांछित उत्पादन ले पाएं। जी, तो प्रजातियों का चुनाव करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, बिना प्रजाति की जानकारी लिए हुए अगर उस फल को या उस पौध को आप लगाते हैं, आगे चलकर वो उत्पादन नहीं देगा तो कहीं ना कहीं आपकी लागत में नुकसान होगा और आपको अच्छा उत्पादन भी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए कि प्रजाति का चुनाव भी बहुत आवश्यक और बहुत सही तरीके से करना चाहिए। आप नज़दीकी केवी से संपर्क करके भी आप इस चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं आज फल बागान की स्थापना, प्रबंधन और देखरेख कैसे करनी है, कम लागत में कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर इंदु जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर इंदु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मृदा पोषक के बारे में अगर किसी किसान भाई को जानकारी चाहिए तो वो कहां से जानकारी प्राप्त करे, किसका रुख करे, और समय समय पर जो बारीकियां होती हैं उसको समझने के लिए किसके पास जाए वो? देखिए, ये जानकारी सभी किसान भाइयों के और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने बगीचे भी बनाना चाहते हैं, बाग लगाना चाहेंगे या फिर कोई भी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले मृदा जांच अवश्य कराएं। मृदा जांच करवाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान हैं जो आपके नज़दीक हो, आप वहाँ का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि राज्य विभाग हैं, साथ ही कृषि विश्वविद्यालय हैं जो आपके आसपास हों, आप वहाँ पर जानकारी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां जैसे इफ्को और क्रिब्को भी ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यदि आप किसी मेले प्रदर्शनी के समय अपने मृदा के नमूने लेकर आते हैं तो ये आपको निःशुल्क जांच उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन यदि किसान भाई बाद में भेजना चाहते हैं तो उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ेगा, जो कि हर संस्थान के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया, तो उसके अनुसार आप जांच करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यदि आप साधारण जांच हम जिसे कहते हैं, उसमें आपको जानकारी मिलेगी pH, EC, आपके साथ ही ऑर्गेनिक कार्बन और मुख्य पोषक तत्व जो है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसमें आपकी मृदा के क्या स्वास्थ्य, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। परंतु यदि आप सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि बाग लगाते समय यह भी जानकारी अति आवश्यक है कि आपके बगीचे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ना हो, क्योंकि यदि ये कमी होगी तो पौधों पर उसके लक्षण साफ दिखने लगेंगे और किसान को फायदा होने के बजाय नुकसान होने के आसार ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी मृदा की जांच अवश्य करवाएं और उसी के अनुसार अपने पौधों का चयन करें। जी, तो मृदा की जांच करवाना भी बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से प्रजाति को चुनना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार मृदा की जांच करवाना भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर श्रवण जी का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रवण जी, बात हमने जैसे मानसून की करी, बारिश कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। जब फल बाग लगाने की स्थापना की बात हो रही है तो गड्ढा खोदने से पहले या गड्ढा खोदने के बाद रसायनों का प्रयोग करना है, कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना है, और कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो बरसात के साथ वो पोषक तत्व बह जाते हैं अगर पानी निकास की बात की जाए। तो कैसे इस चीज़ को समझा जाए कि बरसात के इतने दिन पहले आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें या बरसात के इतने दिन के बाद करें, ताकि वो जड़ों तक पहुँच सके और अच्छा खासा उत्पादन मिल सके? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको फलदार पौधे लगाने हैं तो इसके लिए आपको गड्ढे को कम से कम गर्मियों में 1 महीने पहले 2x2 का जो गड्ढा खोदते हैं उसको 1 महीने पहले आपको खोद देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो लट है, उसके अंदर जो प्यूपा है,
वो जो गर्मी पड़ती है उसकी वजह से वो नष्ट हो जाएंगे। ये एक सबसे पहला एक मेथड होता है जिसमें आप कंट्रोल इजीली कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि पौधा, फलदार पौधा होता है, वो 1 साल का 2 साल का तो होता नहीं है, वो 15 से 20 साल 30 साल तक चलता है। तो इसलिए उसको आपको गड्ढे को अच्छी तरह आपको मैन्यूरिंग करनी है। प्लस आपको जैसे अभी मैंने बताया कि आपको नीम केक, ये बहुत ही अच्छा एक है जो मार्केट में अवेलेबल भी है। आपको 20 से 30 रुपए किलो आपको नीम की खली मिल जाएगी। उसमें आधा किलो हर खड्डे के अंदर डालना है, जिससे कि आपकी दीमक, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी आप पौधा लगाओगे तो दीमक की सबसे बड़ी समस्या आती है, तो उसका नियंत्रण यह है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है जिस एरिया के अंदर दीमक की, तो आप इमिडाक्लोपिरिड का भी आजकल वो आ रहा है, तो उसको आप 1 से 1.5 ml उसका प्रति लीटर पानी में घोल के उसको पर गड्ढे में डाल सकते हो। और उसके बाद में अगर फिर भी आपका जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें रस चूसने वाले कीड़े ज़्यादा आते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, इमिडाक्लोपिड है, एसिटामेप्रिड है, थाइमिथोक्साम है, इस टाइप के नए नए आपके इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं, जिनका आप जैसे फल जो आपका एफिड, जेसीड, वाइट फ्लाई, इस टाइप की रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, तो इनके लिए सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद मैं जैसे पर्टिकुलर मैं बेर पे जाऊंगा, तो बेर के अंदर जैसे अब अक्टूबर के आसपास जाओगे तो उस समय आपको फल मक्खी का इसमें स्टार्ट हो जाती है, तो वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको एक इनिशियल में एक स्प्रे करना पड़ेगा और 1 दिसंबर के आस में स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी प्रकार से आप आम की बात करो तो उसके अंदर भी फ्रूट बोरर, आपका फल मक्खी, इस टाइप के कीड़े आते हैं। मिलीबग एक इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉब्लम है जिसका आप नियंत्रण मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको कर सकते हैं। IPM मेथड से आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप के कई समेकित कीट प्रबंध है ना, जिससे आपका जो भी कीड़े पतंगे जो लगते हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है। जी, तो ये भी कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। डॉक्टर राधा मोहन जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर राधा मोहन जी, जब हम फल बागान की स्थापना की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कोई किसान भाई जिसने फल का बागान लगा लिया हो और लंबे समय तक एक ही बागान से उत्पादन लेना चाहता है, क्या ये संभव है कि एक ही बाग से लंबे समय तक उसी फल वृक्ष से फल लिया जा सकता है? जैसे हम केले की खेती की बात करें तो एक बाग केले का अगर देखा जाए तो कितने लंबे समय तक आपको फल दे सकता है और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं? देखिए, फलों का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन की जो उम्र होती है वो अलग अलग है। अगर आम की बात करेंगे तो 40-50 साल तक है। न्यू वर्गीय फलों की बात करेंगे तो 15 से 20 साल तक है। अब कुछ फसलें ऐसी फलों में हैं कि जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनका जोत साइज बहुत छोटा है, वो चाहते हैं कि हम पहले कुछ अनुभव लें, तो उसके लिए वो वहाँ स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, या जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती वहाँ पे केला लगाते हैं। केले की 2 फसलें आप ले सकते हैं। एक फसल लेने के बाद उसकी हम रेटूनिंग भी ले लेते हैं। और स्ट्रॉबेरी तो 3 से 4 महीने की फसल है। रसबेरी एक फसल है जिसको हमारे किसान भाई छोटी जोत के हैं वो लोग लगा सकते हैं। तो ये है कि फलों का जो व्यावसायिक उम्र होती है वो हर फल की अलग अलग है। तो इस तरह से जब उसका टाइम पूरा हो जाता है फिर उसके उत्पादन में ह्रास होने लगता है, तो बेहतर होता है कि हम फिर उस फल को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे फल से। तो ये बातें हैं। तो आप जो भी फल लगाएंगे उसकी एक व्यावसायिक उम्र होगी, उस उम्र के बाद आपको वो ऑर्चर्ड खत्म करके फिर दूसरा ऑर्चर्ड उसमें लगाना होगा। तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें। जी, डॉक्टर इंदु जी का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर इंदु जी, अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, यहाँ तमाम पोषक तत्वों की बात हो रही है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कितनी महत्ता निभाते हैं एक फल बागान की स्थापना को लेकर और उसकी वृद्धि को लेकर, और कैसे समझे जाएं? अगर उसकी कमी है तो क्या लक्षण उसके दिखते हैं और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? इस बारे में मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम फलों के बाग के बारे में बात करते हैं तो मुख्य पोषक तत्व हमारे आते हैं आयरन, जिंक, आयरन, और हमारा आएगा मैंगनीज और कॉपर और हमारा बोरोन। यहाँ पर हमारी कुछ क्रिटिकल लिमिट हम बोलते हैं जिसे, तो हमारे मैंगनीज के लिए हम बोलते हैं 2 मिलीग्राम पर केजी उसकी क्रिटिकल लिमिट होगी। कॉपर के लिए 0.2 मिलीग्राम पर केजी उसकी क्रिटिकल लिमिट होती है। बोरोन के लिए हम उसे कहते हैं कि 0.5 मिलीग्राम पर केजी क्रिटिकल लिमिट है। वहीं जिंक की अगर हम बात करें तो उसकी क्रिटिकल लिमिट है 0.65 मिलीग्राम पर केजी। वहीं आयरन की बात करें तो 4.5 मिलीग्राम पर केजी। क्रिटिकल लिमिट से मतलब हमारा यह है कि यदि मृदा में इस वैल्यू से कम अगर मात्रा है इस सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो इसका मतलब आपको उस न्यूट्रिएंट को डालने की जरूरत है। ये हम जांच के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या इसमें कमी है या नहीं। अगर इसके अलावा किसान भाई जांच नहीं करवा पाते हैं
तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो जानकारी अपने आप से, यानी लक्षण उनके ऊपर दिखने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बोरोन की अगर कमी होती है तो हमारे जो फल हैं, जैसे कि हम नींबू की बात करें तो उसका जो छिलका है वो मोटा होने लगेगा। इसके अलावा वो प्री मैच्योरली, मतलब पूरा अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर नहीं पहुंचेगा और उससे पहले ही फल गिरने लगेंगे। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में पत्ते छोटे होने लगते हैं और पत्ते गुच्छे के रूप में दिखने लगते हैं, तो इकट्ठे से बंच आपको दिखने लगेगा। और उसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें तो उसके पत्ते पीले होने लगेंगे, हल्का, बिल्कुल हल्का पीला दिखने लगा, लेकिन जो उसकी वेन्स होती हैं, जिन्हें हम शिराएं भी कहते हैं, वो गहरे हरे रंग की होने लगेंगी। तो इस प्रकार से कॉपर की जनरली नहीं होती है कमी नींबू के, अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स की जानकारी और इनके लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो हमें सही मात्रा में और सही सॉल्ट जो हम कहते हैं न्यूट्रिएंट का, वो स्प्रे करके हमें पूर्ति उसकी करनी चाहिए, जिसके कारण हम सही समय पर सही फसल ले सकें। जी, डॉक्टर राधा मोहन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राधा मोहन जी, आपने बताया कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम कई बार देखते हैं कि किसान भाइयों को ये भी समस्या होती है कि एक ही स्थान पर जो उन्होंने बागान लगाया हुआ है उसमें से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत हरे भरे भी होते हैं और लगातार फल देते हैं, लेकिन कुछ सीज़न ऐसा होता है कि उसी बागान के कुछ जो पेड़ होते हैं वो फल देते हैं, लेकिन कुछ पेड़ों पर फल ही नहीं आते। ये किस वजह से होता है? देखिए, जब हम बडिंग ग्राफ्टिंग करते हैं तो ये निर्भर करता है कि जो लकड़ी हम प्योंद लगाने के लिए ले रहे हैं उसकी मैच्योरिटी क्या है। अलग अलग मैच्योरिटी की लकड़ी से अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो अल्टीमेटली उनका जो फल आने का टाइम वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कि आप एक बाग लगाएंगे अगर जहाँ ज़्यादा मैच्योर लकड़ी होगी, लकड़ी परिपक्व होगी, जो आपने ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ किया साइनवुड, सांकुड़ डाली, उस पर जल्दी फल आने लग जाते हैं, बाकी में धीमे धीमे आते हैं। दूसरा जो एरेटिक जो बियरिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक पेड़ ने बहुत ज़्यादा फल दे दिए तो अगले साल वो रिकवर करता है, तो इसलिए भी फल में अंतर आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे पानी ठीक तरह ना पहुँचता हो, कहीं ऊंचाई पे है तो वहाँ में फल ड्रॉप करने लग जाता है, या किसी फल पे आरंभ में कोई कीड़ा आ गया या कोई बीमारी आ गई, तो उससे भी इस तरह का अंतर हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से जो है फलों के उत्पादन में थोड़ा बहुत अंतर एक ही साल में हो सकता है। जी, डॉक्टर राधा मोहन जी, हम ये भी देख रहे हैं कि हमने किसान भाइयों को इसके लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि सह फसल कर वो अपनी फसल के साथ साथ कुछ और फसल लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें फल के बागान की स्थापना की, तो क्योंकि हम देखते हैं आम के बागों में जो वृक्षों की डिस्टेंस होते हैं वो बहुत दूरी पर होते हैं, इसमें क्या संभावना है? कौन कौन से सह फसल लगाकर किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं और उसमें मुनाफा कमा सकते हैं? क्या संभावना इसमें है? बिल्कुल, देखिए, जब आपने पौधा लगा दिया, कलमी पौधा है, तो 2-3 साल या 4 साल तक तो हम वैसे भी कहते हैं कि अगर उस पर फूल आता भी है, जैसे गुटी वाले पौधे हैं या प्योंद वाले पौधे हैं, तो आम में हो सकता है कि वो आपने जिस साल लगाया उसी साल फूल आ जाए। तो कम से कम 3 साल तक तो हम वैसे भी कहते हैं कि उन पर फल जो है अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको जैसे ही फूल है आप उनको तोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा पौधे का वो अच्छा बनेगा। अब जो वो दौर है 3 से 4 साल का, जो हमारा किसान ये सोचता है कि नहीं ये तो अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा तो वहाँ पे आप जितनी भी दाल वाली फसलें हैं जिनमें आप उर्द लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, या मसूर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, इन फसलों को लगाएंगे तो आपके पौधे को कुछ नाइट्रोजन वहाँ से मिलेगी और आपको उत्पादन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं, आप उसमें गोभी लगाएं, लेकिन जो 1 मीटर की जो रो है उसकी चौड़ाई की, उसको आप नहीं छेड़ेंगे, उसमें कोई कल्चरल प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। अगर वहाँ करेंगे तो उससे क्या होगा कि पौधे का जो आपका मुख्य पौधा था वो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी जड़ कट सकती है, वहाँ फैटोप्थोरा आ सकते हैं या दूसरी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो वो जो 1 मीटर की जो पट्टी है वो आपको बिल्कुल ऐसी रखनी पड़ेगी पौधे की जिसको आप टच नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो फसल आपने लगा रखी है, 1 साल का पौधा या 6 महीने का पौधा है तो उसकी लंबाई कम होती है, तो कोई भी फसल उसमें ऐसी नहीं लगेगी जिसकी ऊंचाई आपके मुख्य पौधे से ज़्यादा हो। जैसे आप मक्की लगाना चाहें उसमें नहीं लग सकता क्योंकि वो उसके हवा को रोकेगी, है ना, उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं बढ़ने के लिए उनको रोकेगी, तो उससे पौधे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जो छोटी कैनोपी की फसलें हैं आप उनको लगाएं, सब्जी लगाएं, दाल वाली फसलें लगाएं, फूल भी आप लगा सकते हैं उसमें, लेकिन बस एक पट्टी को छोड़ के। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस लीन पीरियड में भी कुछ न कुछ आय जरूर रहेगी।
जी। तो ये साथ ही आवश्यक है कि जब आप अंतर्वर्ती फसलें ले रहे हैं तो उसमें आपका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, जो खाद्य तत्व प्रबंधन है, वो भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई फसल लगाई है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, पानी उसको ज़्यादा चाहिए, फल को कम चाहिए, तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो फल को नुकसान होगा। तो ऐसी कुछ कंपैटिबल क्रॉप हमें रखनी पड़ती हैं ताकि हमें दोनों हमारी फसलें उससे लाभान्वित हों और उससे लाभ भी हमें ज़्यादा मिले। जी। तो अगर आप सहफसली का भी चुनाव कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक फसल ज़्यादा पानी मांगे और एक फसल कम पानी मांगे। इसका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है और इन बारीकियाँ बहुत ज़रूरी हैं अच्छे उत्पादन के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। एक बार फिर से मैं रुकूंगा डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, जो आपने ये बातें बताई हैं, इसके बारे में और बारीकियां कोई जानना चाहता है या कोई इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो क्या व्यवस्था है सरकार द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कोई ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है और उसमें आवेदन कैसे करना है, क्या उसकी कोई फीस ली जाती है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र को हर जिले में स्थापित करने का उद्देश्य ही ये था कि किसान को ज़्यादा दूर न जाना पड़े। उसको अगर कोई प्रशिक्षण चाहिए तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकता है, अपना एक ग्रुप बना के, न कि सिर्फ फल उत्पादन में, वो मशरूम जो है उत्पादन सीख सकता है, वो मधुमक्खी पालन सीख सकता है, जो भी कॉमर्शियल वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो वहाँ से ले सकता है। तो ये इसीलिए बनाए गए हैं। तो अगर आपको प्रशिक्षण चाहिए तो हमारा संस्थान भी देता है, कटेट हमारा एक सेक्शन है। अगर उनका ग्रुप बन जाता है और अगर वो सरकार के द्वारा आते हैं तो वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपने यहाँ लोकल भी ले सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है तो हर जगह उपलब्ध है। आपको जिस तरह का प्रशिक्षण चाहिए आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वगैरह होते हैं तो वो भी कुछ किसानों के टूर अरेंज करते हैं अपने खर्चे पे, उसमें किसान को कुछ नहीं देना होता। नेशनल राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, वो पैसा देता है कि अगर किसानों को, आपको मान लो हम यहाँ का किसान चाहता है कि मैं छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वहाँ फसल कैसी है, या कोई किसी फसल का उत्पादन वहाँ बहुत अच्छा है, तो हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है वो कुछ विजिट अरेंज करता है। और जहाँ तक स्कीम्स की बात है तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आई हैं, आज भी हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बहुत सारी स्कीम लेके आया है भारत सरकार की कि जिसमें वो कुछ सब्सिडी देते हैं बाग लगाने पे। अगर आप फेंसिंग कर रहे हैं उस पर भी सब्सिडी है, आप पानी का सोर्स जनरेट कर रहे हैं इरिगेशन के लिए उस पर है, पौधों की कीमत पर भी कुछ देता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको जो आपका स्टेट डिपार्टमेंट है, राष्ट्र जो है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी जो आपका है, आप उससे संपर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं वो उन्हीं के थ्रू जाती हैं। भारत सरकार जितनी भी स्कीम देती है वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू देती है। तो वो अपने लोकल जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क स्थापित करें कि कहाँ से उनको लाभ मिल सकता है। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लोन लेके लगा रहे हैं, तो उस पर 20 से 25% अलग अलग स्कीम्स हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की, जहाँ से वो प्रोजेक्ट सबमिट करके वो जो सब्सिडी है 20% वो उनके खाते में जमा होती है। तो हमारे किसान भाई बहुत सारे लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अच्छा काम है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, यहाँ पे बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो लोन लेके बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग की हो, उत्पादन की हो, है ना, तो या फूलों की हो, फलों की हो, सब तरह की। जी डॉक्टर शर्मा जी, अगर इसमें प्रोसेसिंग की बात करें कि फलों के जो उत्पाद बनते हैं, अगर वो कोई लगाना चाह रहा है तो उसमें भी क्या सरकार मदद करती है? उसमें भी क्यों कंसेशन मिलता है? उनकी एक अलग स्कीम है। वो हर स्टेट में लगभग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का एक असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक लेवल का अधिकारी बैठता है। वो उनसे संपर्क करें कि मैं ये एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, वो उसमें हेल्प भी करते हैं कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से आपको लोन लेना है। क्योंकि वो सब्सिडीज जो हैं वो फार्मर को नहीं दी जाती, वो सीधे लोन अकाउंट में जमा होती हैं ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके। तो इस तरह से वो अपने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर उस स्टेट के, तो वो लगभग हर स्टेट में बैठते हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो उनको और पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं और प्रोसेसिंग पे तो प्रशिक्षण के अलावा जो परिरक्षण की जो बात है उस पर तो बहुत ज़्यादा स्कीम है, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। तो उनको जो सब्सिडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जी, तो
ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर फल बागान से आप जुड़ना चाहते हैं या कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने इस व्यवसाय को और विस्तार दिया जाए तो सरकार की सहायता भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बागबानी के क्षेत्र में कई ऐसी स्कीमें जिसके जरिए आपको कंसेशन भी मिलता है और पूरी सहायता सरकार आपको करने को तैयार है अगर आप इसमें और विस्तार करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर श्रवण जी का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर श्रवण जी, हम देखते हैं कि जैसे जो आम के बाग होते हैं उसमें कई पेड़ों पर लाल चींटियों का प्रकोप देखने को मिलता है और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पर मधुमक्खी अपने छत्ते बना लेती है। क्या इनका भी उपाय किया जा सकता है क्या, और ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं फल उत्पादन पर? मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर मधुमक्खी की बात करें तो वो कोई पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती और उससे मोस्टली जो मधुमक्खी होती है, जो वाइल्ड वाली होती है, रोक भी जिसको बोलते हैं, उसके छत्ते कई बार लग जाते हैं और कभी कभी लिटिल भी होती है उसके भी छत्ते लग जाते हैं। अगर अपन बात करें दो अलग टाइप की जो बीज होती है जो कॉमर्शियली अपन यूज करते हैं, एपिस मेलिफेरा और एपिस सेरेना इंडिका और हिमालयंस, वो उस पर नहीं होती, वो आपके बॉक्सेज में रख के उसको रियरिंग की जाती है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। बट जो आंट्स होती है, जो चींटियाँ होती है, वो कई बार नुकसान करती है। नुकसान डायरेक्टली पौधे को नहीं करती, बट वो जैसे आप फल तोड़ रहे हो तो आपको बाइट कर जाएगी, उसका जो केमिकल निकलता है उससे कई बार ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर मिलीबग है, वो जो मेन होती है, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो आपका ट्री बेंडिंग है वो सबसे बढ़िया है। अगर आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोपिड है, थाइमिथोक्साम है, इस टाइप के आपके सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, उनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आती है एक स्टोन बीविल और होती है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है आपके आम को तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी आपको नियंत्रण करना ज़रूरी होता है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो। जी, तो इस तरीके से आप अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इन समाधानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इंदु जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर इंदु जी, अगर हम मिट्टी से बात जुड़ी हुई कुछ बात करें तो कुछ और क्या बातें हो सकती हैं जो किसान भाई मिट्टी से जुड़ी हुई ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जांच बहुत ज़रूरी है, लेकिन जांच के लिए जो हम नमूने देते हैं उसको किस तरह से लिया जाए वो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। किसान भाई क्या करते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, जैसा किसी साथ वाले किसान ने किया तो उसी तरह करते हैं। लेकिन नियम से अगर हम फल के बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लगभग 1 मीटर गहराई तक एक गड्ढा होना चाहिए, जैसे कि अभी डॉक्टर श्रवण ने भी बताया कि 2 बाय 2 का हम गड्ढा खोदते हैं। लेकिन जो हम सैंपलिंग करते हैं हम 3 डेप्थ तक, फलों के लिए खासकर 3 डेप्थ तक करते हैं, 0 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर और 45 से 75 सेंटीमीटर। इसमें सब, हालांकि तीनों डेप्थ बहुत जरूरी है, लेकिन जो हम कहते हैं कि 30 से 45 सेंटीमीटर की डेप्थ, वहां से नमूना लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर आप अच्छी गुणवत्ता का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कंक्रीट लेयर बन जाती है। और यदि ट्रैक्टर का बहुत इस्तेमाल होता है उस जगह पर तो वहां पर हार्ड पैन्स बन जाते हैं। तो वो जानकारी पाने के लिए और उसका निदान कैसे किया जाए ये जानकारी देने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि उस जगह से उस डेप्थ तक का सैंपल लिया जाए। अब सैंपल लेने के बाद ये भी जरूरी है कि सैंपल को रखा कैसे जाए या पहुंचाने से पहले उसमें क्या जानकारी रखनी जरूरी है। जब किसान भाई ये सैंपल लेते हैं तो उसके बाद उसमें नाम की पर्ची डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं तो इसलिए यह जरूरी है कि आप उसकी जानकारी, खेत की जानकारी, खेत के आसपास अगर कोई आपका स्तंभ या कोई जानकारी, ऐसी खास जानकारी है, वो भी उसमें जरूर डालें। उसको पॉलीथीन में या किसी थैली में पैक करके सही स्थान पर पहुंचाना और सही समय से उसका पूछना वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम कहते हैं, क्योंकि जब हम जांच के लिए भेजते हैं तो उस वक्त पे हम जो केवल मुख्य पोषक तत्वों की जानकारी देते हैं और ECPH और हम कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ये जानकारी देते हैं। तो किसान को ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा फल लगाना चाहते हैं या टारगेट आप क्या रखना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आपको क्या मिट्टी में करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये हार्ड पैन्स बनते हैं या कंक्रीट लेयर बनती है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप बलुई मिट्टी डालते हैं या फिर आप उसके साथ कुछ डालना चाहते हैं तो उस वक्त पे गोबर की खाद या कंपोस्ट अवश्य डालें। उसका काम क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक, और साथ में जैसे डॉक्टर श्रवण ने कहा कि उसमें नीम की खली जो है वो डालें ताकि पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके गहराई में। हमारा पर्पस क्या होता है कि जब हम ये डालते हैं, हमारा कंपोस्ट या गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं।
यदि ये ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं तो जो पैन, हार्ड पैन बनता है या कंक्रीट लेयर बनती है, उसको घोलने में ये सहायक होते हैं। अगर ये घुलेंगे तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स बाउंड हो जाते हैं, जो हम कहते हैं कि वहां पर समुचित पोषण नहीं मिल रहा है पौधों को, तो उनको घोलने में, उनको मोबिलाइज करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हमारे न्यूट्रिएंट्स पौधों को अच्छे रूप में मिल सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो माइक्रोबियल सूक्ष्म जीवी जो वहां पर उपलब्ध होते हैं, उनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है। यदि वहां पर सूक्ष्म जीव होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो वो भी हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य उसको सुधारने में सहायता देंगे। और साथ ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, सोल्युबिलिटी में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार किसानों को जरूरी है कि अपने नियंत्रण मृदा की जांच अवश्य करवाएं, और मृदा की जांच के बारे में मतलब जब आपको रिपोर्ट मिलती है तो उसके अनुसार वो वहां पर उन साधनों को जो उनके पास उपलब्ध है उनका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि अपने बाग को अच्छी तरह से उत्पादन प्राप्त कर सकें। जी, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, मिट्टी की जांच करना, प्रजातियों को चुनना। अब बात करते हैं फलों की तुड़ाई पर। डॉक्टर शर्मा जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फलों की तुड़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे पहचाने कि अब फल हमारा तुड़ाई करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब हम फल की तुड़ाई करते हैं तो क्या डंठल से तुड़ाई करनी चाहिए या सिर्फ फल तोड़ना चाहिए जब तक वो, और किस समय करने, जब मार्केट जाने से कितनी देर पहले करना चाहिए, रात में करें, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में करें, इन बातों का कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, 3 बातें आपने कही। सबसे बड़ी बात ये कि हम कैसे ये जाने कि फल तुड़ाई के लिए तैयार है। बिल्कुल, है ना। तो ये हर फल में जो मैच्योरिटी इंडाइसेस हैं वो स्टैंडर्डाइज कर दी गई हैं। जैसे अगर हम आम की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर उस पेड़ से 1 या 2 आम टपका बन के गिरने लग जाएं तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो विकास है फल का वो पूरा हो चुका है और अब ये पक जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो उसमें हम जो कलर्ड वैरायटी जो उसका रंग देख लेते हैं, या अगर कलर्ड नहीं है तो हम उसमें TSS और एसिड का जो अनुपात होता है वो कहते हैं 1:12 होना चाहिए, तो वो होता है। ठीक है। जैसे अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें हम रंग देख लेते हैं। कई जगह हम कैलेंडर डेट से भी देख लेते हैं कि हर साल हम इस फल को 15 जून से शुरू करते हैं तो लोग 15 से 20 जून से। तो हर फल में जो तोड़ाई के क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग हैं। दूसरी बात आपने की कि कैसे तोड़ना है, ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि जब हम फल की तुड़ाई करें तो थोड़ा सा डंठल उसके साथ रहना चाहिए। जी, ये सभी फलों में रहता है? हाँ, ज़्यादातर फलों में हम लेते हैं। जनरली जैसे नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो हमें क्लिपर ले लेते हैं कि हल्का सा डंठल 2 से 3 मिलीमीटर उसके साथ आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फल ऐसे हैं अगर आप खींच के तोड़ते हैं, स्ट्रॉबेरी की अगर आप बात करें या मैंडरिन्स की बात करें, अगर खींच के तोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका कैलेक्स निकल जाएगा और वहाँ छेद हो जाता है। स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा ही है, बैंगन की तरह उसमें भी परसिस्टेंट कैलेक्स होते हैं कि अगर आप खींच के तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि पौधे को भी नुकसान होता है और आपका जो फल है वो भी अगर कहीं से एक्सपोज हो जाता है तो वहाँ से फंगस फिर आ जाती है और फल आपका बेकार हो जाता है। तो फल की तुड़ाई हल्के से डंठल के साथ ही करें। और स्ट्रॉबेरी के केस में तो खास करके आप उसका जो कैलिक्स है उसको इंटैक्ट रखें, उसको निकालें। अगर वो निकाल देंगे तो वहाँ छेद हो जाता है, तो उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। तीसरी बात आती है तुड़ाई के समय की। देखिए, फल की जो भंडारण क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका तापमान कितना है। तो अगर आप दोपहर में फल की तुड़ाई कर लेते हैं तो दिन का तापमान उसमें पहले, अगर सूरज के उस समय वातावरण का तापमान अगर 40 डिग्री है तो कम से कम 35 के आसपास तो फल का तापमान भी होगा। तो अगर इतने हाई तापमान पे अगर तुड़ाई करके आप रखते हैं तो वो जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए फल की तुड़ाई हमेशा मॉर्निंग में करें, सुबह सुबह। स्ट्रॉबेरी में तो आप सुबह 4 बजे से तुड़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि 6 बजे तक आपको मंडी टारगेट अगर करनी है तो मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाई रात को 2 बजे से तुड़ाई करते हैं कि जब तक सवेरा हो, ठंडे ठंडे में हमारा फल जो है मार्केट में पहुंच जाए और हमें अच्छा पैसा मिल जाए। उसके बाद वो अपना जो आड़तिया है या जो रिटेलर्स हैं वो अपना उसकी हैंडलिंग देखते हैं। तो एक शब्द होता है फील्ड हीट। हमें उस वक्त फल तोड़ना है जब खेत में गर्मी कम से कम हो। इसीलिए हम हमेशा शाम को तोड़ने के बजाय हमेशा फल को सुबह तोड़ें और सुबह जब तक सूरज निकले उसको मंडी में हम पहुंचाएं, ताकि उसकी जो भंडारण क्षमता है वो लंबे समय तक रहेगी। अन्यथा
आपको प्री कूलिंग यूनिट लगानी पड़ेगी कि फल तोड़ के पहले आप प्री कूलिंग यूनिट में डालेंगे जहाँ लो टेम्परेचर देंगे, फिर आप बाजार को निकल सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। और बहुत सारे जो जल्दी खराब होने वाले फल हैं उनके लिए तो आजकल बहुत समय बहुत बदल गया है कि अब रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट भी है कि फ्रिज, आपकी गाड़ी में फ्रिज लगा हुआ है और आपने फल तोड़ा, उसी में जहाँ तक वो चल रहा है वो लो टेम्परेचर पर स्टोरेज है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन किसान को मोटी बात ये याद रखनी कि फल तोड़ना है तो सुबह सुबह तोड़ना है, ठंडे में। जी, तो फल बागान की स्थापना करते समय ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका जो हमारे किसान भाई हैं फल व्यवसाय से जुड़े हुए वो ध्यान रख सकते हैं। जब फल बागान की स्थापना की बात आती है तो मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए, मिट्टी की जांच करना कितना आवश्यक है, और साथ ही फल की प्रजाति क्या है आपके क्षेत्र के अनुसार, उसके बाद उसमें कीट और रोग प्रबंधन किस प्रकार से करना है, खरपतवारों का नियंत्रण किस तरह से करना है, कौन से पोषक तत्वों का आपको प्रबंधन करना ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। और अंत में जब इन सब चीज़ों की बात को ध्यान रख लिया जाता है तो अंत में बात आती है फलों की तुड़ाई को लेकर और बाजार तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके। तो इन सभी मुद्दों पर बारीकी से हमने बात करी और उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को इन जानकारियों से लाभ होगा, सही तरीके से इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे अपने फल बागान की स्थापना में, प्रबंधन में, और इस तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगी सभी जानकारियां। आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी आपके कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को साझा की, उसका आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इंदु चोपड़ा जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालकर आने के लिए। डॉक्टर श्रवण जी आप भी कीमती समय निकालकर आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों से अपील करेंगे कि इन जानकारियों का सही तरीके से उचित समय पर इस्तेमाल करें और उन सभी बातों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम लागत लगानी पड़ेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आज के विचार विमर्श में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, vicharvimarsh08@gmail.com। एक बार फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,